बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं हम। ठीक है, एमसीक्यूज है। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 क्या है? फॉर अ प्रॉब्लम वी फेस इन रियल लाइफ वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड सिचुएशन है हमारे पास, और इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन से सीक्वेंस हमें स्टेप्स जो है वो फॉलो करने होते हैं। इन व्हाट सीक्वेंस वी फॉलो द स्टेप्स, मेक सम सोल्यूशन है हमारे पास एक स्टेप, अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू बिहेव अकॉर्डिंगली। इनमें से कौन से सीक्वेंस जो है वो स्टेप्स हमें सीक्वेंस वाइज फॉलो करने होते हैं। यानी कि पहले सोल्यूशन बनाना है, फिर अंडरस्टैंड करना है, फिर इंस्ट्रक्ट करना है, या पहले सोल्यूशन बनाना है फिर इंस्ट्रक्ट करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है, या पहले अंडरस्टैंड करना है फिर सोल्यूशन बनाना है और फिर इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर टू बिहेव अकॉर्डिंगली, या फिर पहले अंडरस्टैंड करेंगे फिर इंस्ट्रक्ट बिहेव अकॉर्डिंगली और उसके बाद सोल्यूशन बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन बनता है वो क्या है? सी। पहले हम करते हैं अंडरस्टैंड, उसके बाद आ जाता है आपके पास मेक सोल्यूशन, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू बिहेव अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आपके पास काउंटिंग प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम और डिसीजन प्रॉब्लम्स। ये हमारे पास कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की टाइप्स हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रॉब्लम की टाइप होती है? फर्स्ट टू है या लास्ट टू है या फर्स्ट एंड थर्ड है? ठीक है, तो ये हमने बताना है, या सेकंड एंड थर्ड है या तीनों ही है। ठीक है, तो तीनों ही इसकी टाइप्स में आता है, 1 2 एंड 3। यानी कि काउंटिंग प्रॉब्लम, सर्च प्रॉब्लम, डिसीजन प्रॉब्लम, ये तीनों ही कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स की टाइप्स होती हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होती है ये, थिंकिंग लाइक अ कंप्यूटर है, कोडिंग होती है, लॉजिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो आपके पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग, लॉजिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ये ऑप्शन आपके पास ठीक है। ठीक है, डी ऑप्शन। उसके बाद टू सॉल्व सर्च प्रॉब्लम्स वी नीड टू, हमें क्या नीड करनी पड़ती है सर्च प्रॉब्लम के लिए? प्रोवाइड द मूव्स, प्रोवाइड स्टार्ट स्टेट, प्रोवाइड एंड स्टेट। एंड स्टेट भी चाहिए, स्टार्ट स्टेट भी चाहिए, मूव्स भी हमें करना होता है, इसलिए ए बी सी तीनों ऑप्शन ही हमारे पास ठीक बनते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ एमसीक्यू है। एट क्वींस पजल इज द प्रॉब्लम ऑफ, ये पजल का क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हमने डिस्कस भी किया था अंदर। कौन से प्रॉब्लम में डिस्कस किया गया था ये? सॉर्टिंग में, काउंटिंग में, सर्च में, या ए बी सॉर्टिंग और सर्चिंग दोनों में? तो इसका जो करेक्ट आपके पास ऑप्शन बनता है वो सर्चिंग है। ठीक है, एट क्वींस पजल जो है वो प्रॉब्लम होती है इसमें हमने एट क्वींस पजल सर्चिंग प्रॉब्लम में आता है। ठीक है, उसके बाद फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द एलिमेंट विद द गिवन वैल्यू। आपके पास गिवन वैल्यू दी हुई है, आपने क्या करना है? फाइंड करना है लोकेशन, जगह, यानी कि जगह का बताना है, लोकेशन का बताना है। तो उसके लिए हमारे पास कौन सी बेस्ट ऑप्शन होगी? सर्च, ट्रेवर्सल, सॉर्ट, या नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे आपके पास जाहिर सी बात है लोकेशन फाइंड करनी है, तो फाइंडिंग सर्चिंग में आती है, सर्च यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ठीक है। 7 आपके पास एमसीक्यू है, क्या है? इन आईपीओ चार्ट वी हैव इनपुट, प्लान आउटपुट, इनपुट प्रोग्राम आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसीड आउटपुट। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट इसमें ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ये फुल फॉर्म ही कुछ भी है। ठीक है, तो वही आपने बतानी थी। फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम? सिंपल प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में मेजर डिफरेंस क्या है ये बताना है हमने। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट आपके पास सिंपल प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में क्या है? सिंपल प्रॉब्लम में जो है वो क्लियरली आपको डिफाइन होता है, सोल्यूशन का भी पता होता है और क्वेश्चन प्रॉब्लम का भी पता होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास सोल्यूशन होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम्स हमारे पास जो है वो इजी वे में डिस्क्राइब की हुई होती हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में हमारे पास एम्बिग्विटीज होती हैं, ठीक है, उभाम होता है, अनसर्टेनिटी होती है, और इसमें क्लियर सोल्यूशन भी हमारे पास नहीं आता। ठीक है, और हमें क्लैरिटी नहीं होती है प्रॉब्लम के बारे में। और नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है? दे कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड इम्प्लीमेंटेड। अंडरस्टैंड भी इसको आसानी से किया जा सकता है और इम्प्लीमेंट भी आसानी से किया जा सकता है।
जबकि कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड जो है वो डीपली करना होता है, ठीक है, प्रॉब्लम को डीपली देखना होता है, डीपली जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है, डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी होती है। नेक्स्ट आपके पास नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं सिंपल प्रॉब्लम में वो कम होते हैं बनिस्बत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के। नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें जाहिर सी बात है जल्दी हमें समझ आ रही है, तो इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इजीली जो है वो अंडरस्टैंड हो रहा है, और डीप में इससे जाने की जरूरत नहीं है। जब डीप जाने की जरूरत नहीं है तो फिर नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम होंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स कम्प्लेक्स प्रॉब्लम में वो ज़्यादा होते हैं सिंपल प्रॉब्लम की निस्बत, ठीक है, क्योंकि इसमें डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। इसके अलावा हमारे पास दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड आर वेल डिफाइंड। लिमिटेड नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, डिफाइन किए जाते हैं सिंपल प्रॉब्लम में, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसमें इसके अलावा क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, हमें क्रिएटिविटी को देखना होता है और क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती है। होप सब किसी समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आईपीओ चार्ट को जो है वो डिजाइनर ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, ये आपके पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स प्रेफर टू यूज आईपीओ चार्ट। आईपीओ चार्ट को ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं जी कि इसमें क्या होता है, चार्ट बिकॉज दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है, इजी अप्रोच होती है। इसमें जो है वो छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या, एनालाइजिंग एंड इम्प्रूविंग द सिस्टम को एनालाइज और इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। दीज चार्ट्स हेल्प आइडेंटिफाई ऑल फैक्टर्स, तमाम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश में की जाती है, हेल्प करती है ये तमाम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की। और इसके अलावा इन्फ्लुएंस प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस द प्रोसेस एंड डिफाइन व्हाट डाटा इज रिक्वायर्ड, कौन सा डाटा जो है हमें रिक्वायर्ड है ये हमें इससे पता चलता है, और प्रोसेसिंग क्या करनी है उस पर ज़्यादा जोर देता है चार्ट, ठीक है। तो ये हेल्प होती है इससे। वट नीड्स टू बी डन, हमारी ज़रूरियात क्या हैं, हमारा डाटा क्या है, हमें डाटा डिफाइन हो जाता है इससे, हमारा ज़रूरत क्या है। और इसके अलावा मतलब इनपुट हमारे पास आ जाती है, इनपुट में क्या है कि डाटा क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीड क्या है, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, और क्या प्रोड्यूस हो के आना चाहिए, मतलब आउटपुट क्या होनी चाहिए, ठीक है। और प्रोसेसिंग पे इन्फ्लुएंस किया जाता है कि कौन सा प्रोसेसिंग किया जाएगा, इसमें कौन सा फार्मूला वगैरह यूज़ किया जाएगा, वो इसमें नेसेसरी होता है। इट विजुअली रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ डाटा विद इन सिस्टम, सिस्टम में जो फ्लो चल रहा है डाटा का वो भी हमें ये बताता है। वो सब किसी क्वेश्चन की भी समझ आ चुकी है इस आंसर की। नेक्स्ट आपके पास क्या है डिफरेंस, क्वेश्चन आपके पास है जी कि कंप्यूटेशनल और लॉजिकल थिंकिंग में डिफरेंस बताना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी आ सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, ठीक है, मेंशन किए। इट इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टेक्निक्स होती है इसमें ये शामिल होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में। और जो लॉजिकल थिंकिंग होता है उसमें रीजनिंग और लॉजिक प्रिंसिपल्स पे बेस कर रही होती है ये थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। इट एम्फसाइज एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्शन या प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम्स पे एम्फसाइज करता है जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है। और जो लॉजिकल थिंकिंग है वो रीजनिंग और डिडक्शंस पे बेस कर रही होती है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में कौन कौन सी फील्ड्स शामिल होती हैं, इसमें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग वगैरह शामिल होता है। जो लॉजिकल थिंकिंग है इसमें मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और एवरीडे रीजनिंग जो है वो शामिल होती है लॉजिकल थिंकिंग में। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के कंपोनेंट्स में आपके पास डिकम्पोजिशन, पैटर्न ये आ जाते हैं। और लॉजिकल थिंकिंग के कंपोनेंट्स में रिडक्शन, इंडक्शन, इंटरफेरेंस आ जाता है, इनफेरेंस आ जाता है। और जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है उसमें एल्गोरिथम्स होते हैं, डाटा एनालिसिस टेक्निक्स होती हैं, ऑटोमेशन होता है। और जो आपके पास लॉजिकल थिंकिंग है उसमें डिडक्शन, इंडक्टिव रीजनिंग पाई जाती है। आपके पास जो टूल्स होते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग में उसमें एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, मॉडलिंग, सिमुलेशन ये चीज़ें आती हैं। और जो लॉजिकल थिंकिंग है उसमें आपके पास जो टूल्स और टेक्निक्स होती हैं वो ट्रुथ टेबल, लॉजिकल ऑपरेटर्स और ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग को जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जबकि लॉजिकल थिंकिंग क्या है, इट एम्प्लॉयज रीजनिंग रूल्स टू अराइव एट वैलिड कंक्लूजन।
आपका कंक्लूजन तक लेके आना है तो उसके लिए रीजनिंग चाहिए आपको, ठीक है। रीजनिंग रूल्स को फॉलो करना होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो डेवलपिंग एन एल्गोरिथम टू सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, कोई भी आप एल्गोरिथम की यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं तो वो इस कंप्यूटेशनल थिंकिंग में आ जाएगा, ठीक है। टू फाइंड वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, ये एग्जांपल भी दी जा सकती है। डेवलपिंग एन एल्गोरिथम टू फाइंड वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। टू सॉर्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब इस तरह से, और जो आपने अंदर पढ़े थे उनमें से भी कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं। अच्छा, लॉजिकल थिंकिंग में ड्राइविंग अ लॉजिकल आर्गुमेंट फॉर गिवन प्रीमिसेस के अकॉर्डिंगली लॉजिकल आर्गुमेंट्स देने होते हैं, ये निकालना होता है। तो इसकी भी आपको समझ आ गई। 5 पॉइंट्स भी आप अगर कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, अच्छे वाले 5 to 6 क्वेश्चन कर लें तो वो भी आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा देने का मकसद ये होता है कि अगर कोई पॉइंट जो है वो अगर आपको नहीं याद या समझ आ रहा है या इस तरह से, तो जो आपके पास करेक्ट होंगे वो काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये है कि आपने प्रॉपर्टीज बतानी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग की। तो सबसे पहला क्वेश्चन डिकम्पोजिशन था, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद पैटर्न रिकॉग्निशन, एल्गोरिथम डिजाइन, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस अंदर कर लिया था जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है। जिसमें हम लार्ज जो आपके पास प्रॉब्लम्स होते हैं उनको छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और जो आपके पास मतलब 1 by 1 उसमें वर्किंग करते हैं फिर, ठीक है। और सब प्रॉब्लम्स में उसको, छोटे प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम बोला जाता है, रेफर करते हैं और इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, यही हमने अभी देखा था, एब्स्ट्रैक्शन इसमें होती है, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग में तो इसमें क्या होता है कि रिमूव कर सकते हैं हम अननेसेसरी जो आपके पास डिटेल्स दी हुई है, ठीक है। जो भी आपके पास प्रॉब्लम है स्टेटमेंट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो आपके काम की चीज नहीं है वो स्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एबल टू मतलब ताकि जो इम्पोर्टेंट काम है वो आपके पास, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ सके। पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या है, पैटर्न रिकॉग्निशन में सिमिलैरिटीज हमने देखनी होती है प्रीवियस प्रॉब्लम से रिलेटेड, और उसी से रिलेटेड एग्जामिन प्रॉब्लम करने होते हैं, ठीक है। पैटर्न उस हिसाब से फिर जो है वो बनाना होता है। और एल्गोरिथम डिजाइन में क्या है कि एल्गोरिथम बनाना है, स्टेप बाय स्टेप प्लान करना है सोल्यूशन के बारे में, ठीक है। एल्गोरिथम राइट करना है, एक्चुअल डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये है कि मेथड, जो डिजाइन सोल्यूशन डिजाइन करने के लिए जो मेथड है वो आपने बताने हैं, ठीक है। तो वंस यू हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, जब आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रॉब्लम को तो नेक्स्ट स्टेज आपके पास आती है सॉल्व करने के लिए। जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, सोल्यूशन को डिजाइन करते हैं। इन सोल्यूशन डिजाइन you define how a software will meet the requirements and objectives of the प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव्स और रिक्वायरमेंट्स को मीट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर किस तरह से मीट करेगा, इसमें हमने फ्लो चार्ट और कॉन्सेप्ट मैप डिस्कस किया था, ठीक है। उसकी डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं, ठीक। अगर मतलब डेफिनेशन एक एक पॉइंट में, फ्लो चार्ट क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। कॉन्सेप्ट मैप जो है इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है विद मतलब कॉन्सेप्ट्स के दरमियान इसके अलावा रिलेशनशिप्स भी एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक या हाफ लाइन में आप इसका जो है वो बता देंगे, तो आपको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जी हमने बताना है ये विच कंप्यूटेशनल थिंकिंग टेक्निक दैट ब्रेक्स डाउन प्रॉब्लम, मतलब जो स्मॉलर जो आपके पास प्रॉब्लम है उसको स्मॉलर पार्ट में जो डिवाइड करता है वो कौन सी टेक्निक होती है। ब्रेकिंग डाउन लार्जर प्रॉब्लम्स को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करने वाली टेक्निक डिकम्पोजिशन होती है, जिसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन आपने पहले आंसर देना है, उसके बाद इसकी डिटेल जो है वो बतानी है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है कि 3 कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आपने निकालनी है, ठीक है। कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स अपने देखने हैं, और इसके अलावा आप जो मतलब जो आप स्टडी करते हैं वो वाले सब्जेक्ट्स में से आपने ये देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। 3 कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स आप कोई भी 3 मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा फर्स्ट क्या है कि बायोलॉजी सीक्वेंसिंग एलाइनमेंट होती है, गिवन 2 बायोलॉजिकल सीक्वेंस यानी कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे दिए जाते हैं, फाइंडिंग द बेस्ट अलाइनमेंट बिटवीन देम।
और इनमें से फाइंड किया जाता है बेस्ट अलाइनमेंट कौन सा है। मैथमेटिक्स में ऑप्टिमाइजेशन होती है, यानी कि गिवन सर्टेन constraints finding the maximum और मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू इसमें फाइंड करनी होती है हमें। मैथमेटिकल फंक्शंस की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फिजिक्स सिमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्लुएंट इन फिजिक्स पर्टिकुलरली इन पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी द रिसर्चर्स क्या यूज करते हैं कंप्यूटेशनल सिमुलेशन टू स्टडी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को। ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग यूज की जाती है, कंप्यूटेशनल सिमुलेशन यूज की जाती है ताकि जो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है उसको जो है वो स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। कॉम्प्लेक्स फिनोमेना कौन से हो सकते हैं, वो आपके पास ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन हो सकता है, बिहेवियर हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल कोलिजन हो सकती है। नेक्स्ट कंप्यूटर है, कंप्यूटर का तो आपको पता ही है, डेवलपिंग एल्गोरिथम्स टू प्रोसेस एंड इंटरप्रेट डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस से डाटा ऑपरेट करना है, इंटरप्रेट करना है, प्रोसेस करना है, लाइक माउस कीबोर्ड वगैरह इनपुट डिवाइसेस हैं ये। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं, वो सब आपको इसकी समझ आ चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, वाई वी नीड टू थिंक कंप्यूटेशनली, हमें कंप्यूटेशनली थिंक करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर पॉइंट्स में हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सबसे पहले आपके पास रीजन होती है कि जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, वो हमें हेल्प करती है कि हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और मोर मैनेजेबल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी है इसमें, इन एन इंक्रीजिंग डिजिटल वर्ल्ड कंप्यूटेशनल थिंकिंग हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजिकली, मतलब ये किस तरह से टेक्नोलॉजिकली वर्क करेगा और इंटरेक्ट किस तरह से इसके साथ किया जा सकता है। इसलिए कंप्यूटेशनली इस थिंक करना जो है वो जरूरी है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स का दौर है, तो कंप्यूटेशनली थिंकिंग जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रेफरेबल है। इंटरडिसिप्लिनरी एप्लीकेशंस, कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर साइंस, और इसके अलावा यह कंप्यूटर साइंस तक ही लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि बाकी एरियाज में भी ये हेल्पफुल साबित होती है, बट हैज एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है कि प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर के लिए हेल्प मिलती है। इससे कैसे, एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस रैपिडली, जैसे जैसे तरक्की कर रही है मैंने आपको बात की, कंप्यूटेशनल थिंकिंग विल बिकम इंक्रीजिंगली इम्पोर्टेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड वर्क। जैसे जैसे जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में, कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, और बहुत से एस्पेक्ट्स में और लाइफ में और वर्क में यही चीज़ जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। होप तो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये आपके पास क्वेश्चन है, क्या है, द टेलीफोन नंबर्स यूजुअली हैव 9 डिजिट्स, 9 डिजिट्स का टेलीफोन नंबर होता है। ठीक है, होगा किसका, ठीक है, आउट ऑफ दिस 9, इनमें से जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करे हैं एरिया कोड को। ठीक है, और एरिया कोड जो है वो कांस्टेंट रहता है विद इन द गिवन एरिया, और लास्ट 7 डिजिट्स जो है वो रिप्रेजेंट करें नंबर को। लेकिन लास्ट 7 डिजिट्स में से जो फर्स्ट डिजिट होगा, इट कैन नॉट बिगिन विद जीरो, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपने बताना है कि डिफरेंट टेलीफोन नंबर्स, कितनी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बच जाती हैं गिवन एरिया कोड जो है वो आपके पास हो, और कितनी पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आप फाइंड कर सकें कि फोन नंबर्स जो हैं वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं जो है वो इसके आंसर की तरफ। कैसे होगा, पहले तो आपने क्या करना है, 9 फर्स्ट जो है वो आपने निकाल लेने हैं। ठीक है, 10 आपके पास पॉसिबिलिटीज है, मतलब जो एरिया कोड है उसके तो कोई लिमिट नहीं है ना, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो 10 ये आ जाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास ये 9 है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई लिमिट, मतलब 0 नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग, तो इसलिए यहाँ पे 9 आपके पास आ जाएंगे, 1 to 9 9 आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और ये सेकंड पार्ट इसका हो गया। उसके बाद बाकी जो 6 डिजिट्स बच जाएंगे, उनकी पॉसिबिलिटी है कि 0 से 9 तक कोई भी डिजिट्स इंक्लूड हो सकते हैं, तो 10 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको।
तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट टू डिजिट्स विल बी एरिया कोड एंड कांस्टेंट, सो देयर आर 10 पॉसिबिलिटीज 0 to 9। ठीक है, ये कांस्टेंट्स है इसलिए यहाँ पे 10 ही आएगा। ठीक है, 10 की पावर 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज जो है वो एक ही बनेगी। ठीक है, 10 आपके पास है, दे आर 10 नंबर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट ऑफ रिमेनिंग 7 डिजिट्स कैन नॉट बी 0। 7 डिजिट्स जो रिमेनिंग आपके पास बचते हैं उनमें से फर्स्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सो देयर आर 9 पॉसिबिलिटीज, पॉसिबल चॉइसेस 1 to 9। ठीक, और जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 to 9 होगा। ठीक है, और जो आपके पास लास्ट बच जाएगा, लास्ट 6 डिजिट्स हैं वो आपके पास हो जाएंगे 0 to 9 अगेन। तो ये आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, देयरफॉर टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विल बी यूजिंग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को यूज करते हुए 10, ये फर्स्ट आपके पास जो कांस्टेंट है वो 10 आ जाएगा। उसके बाद 9, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट करना नहीं है फर्स्ट डिजिट को, और उसके बाद 10 की पावर 6, तो ना आइडिया आपके पास मिलियन जो है वो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, 90 मिलियन। तो होप्स आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और पॉसिबिलिटीज जो है वो पूछी जाती हैं। ठीक है, तो वही सिनेरियोज यहाँ पे एक्सरसाइज में डिस्कस हो रहे हैं। फ्रॉम ए टू सिटी बी, ए सिटी से बी सिटी तक जो है वो 4 आपके पास रोड्स हैं डिफरेंट, और बी से सी तक 2 आपके पास रोड्स हैं डिफरेंट। ठीक है, आपने एक मैप ड्रा मैप ऑफ गिवन situation and identify how many possible routes are there। कितनी रूट्स जो हैं वो यहाँ पॉसिबल हो सकते हैं दैट समवन कैन फॉलो टू रीच फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी पासिंग बाय सिटी बी। ठीक है, तो ये आपने आंसर इसका देना है। आपको क्वेश्चन ऑप्शन समझ आ गया कि सिटी ए से सिटी बी तक 4 डिफरेंट रूट्स हैं, रोड्स हैं, और बी से सी तक जो है वो 2 रोड्स हैं। ठीक है, सिचुएशन क्या बनेगी, आपने पॉसिबिलिटीज बतानी है कि कितनी जो है वो ए से सी तक पहुंचने के लिए बी से पास करते हुए कितनी पॉसिबिलिटीज जो है वो हमारे पास आएंगी, कितने पॉसिबल रूट्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो इसके आंसर में मैंने आपको ये आंसर है वो शो कर दिए हैं। होप सो आपको इसकी डायग्राम्स की समझ आ रही होगी कि ए टू बी आपके पास जो रूट्स हैं वो 4 रोड्स हैं। ठीक है, और बी टू सी आपके पास 2 रोड्स हैं। ठीक है, तो ये ही मेंशन हुआ। अब पॉसिबिलिटीज ये 4 रोड जो है वो बारी बारी इन में से किसी भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसके पास इसके बाद आंसर है, फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी जो है वो आपके पास 4 चॉइसेस हैं, मतलब 4 रोड हैं, और सिटी बी से सिटी सी तक 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, नंबर ऑफ रोड्स फ्रॉम ए टू बी मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ रोड्स फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, तो ये 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 8 पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबल रूट जो है वो बन सकती हैं, सब कोई ट्रैवल करना चाहे ए टू सी पासिंग थ्रू सिटी बी। तो ये आपके पास इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन थे, होप्स आपको इसकी समझ आ गई। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ निकलते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हैं वो देख लेते हैं। अब ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आइडेंटिफाई वेदर द गिवन प्रॉब्लम्स आर डिसीजन प्रॉब्लम, काउंटिंग प्रॉब्लम और सर्च प्रॉब्लम, राइट योर आंसर इन फ्रंट ऑफ ईच प्रॉब्लम गिवन बिलो। आपने ये बताना है, आपके पास ये कुछ प्रॉब्लम्स रखी गई हैं और हर प्रॉब्लम के को रीड करके आपने बताना है कि ये डिसीजन प्रॉब्लम है, सर्च प्रॉब्लम है, काउंटिंग प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो भी आ सकते हैं आपके पास। एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन जो है वो बन के आ सकता है। ठीक है, जस्ट कि आपने ऑप्शंस आपके पास होंगे और आपने बताना होगा कि ये कौन सा है करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, डज द गिवन बाइनरी स्ट्रिंग हैव एन इवन नंबर ऑफ जीरोस, इवन नंबर्स की मतलब जो गिवन आपके पास स्ट्रिंग दी हुई है बाइनरी स्ट्रिंग, उसमें जीरोस हैं। तो जस्ट आपने जो है वो डिसीजन यस और नो में बताना आंसर। ठीक है, तो इसका जो है वो यस और नो में आंसर आएगा, मतलब इसका डिसीजन प्रॉब्लम जो है वो आंसर है। ठीक है, डिसीजन प्रॉब्लम में यही होता है कि यस और नो में आंसर देना होता है। ठीक है, लिखा हुआ है कि इसके पास है या नहीं है, बस सिंपल सा आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, फ्लिपिंग कॉइन रिजल्ट इन हेड और टेल। हेड और टेल आपने फ्लिप करना है कॉइन्स को, हेड और टेल है उसका। I flip a coin 20 times. How many different sequences of head and tail are possible?
मैंने जो है वो 20 टाइम्स फ्लिप किया है, तो कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो होंगे, पॉसिबिलिटीज हैं कि हेड और टेल की। ठीक, तो यहाँ पे काउंटिंग यानी कि हाउ मैनी की बात की है ना, तो हाउ मैनी मतलब कितना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे काउंटिंग प्रॉब्लम जो है वो है ये। और क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात की हुई है कि 20 टाइम्स अगर फ्लिप किया जाए तो उसकी पॉसिबल आउटकम्स क्या बने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर सी है। डज अ सर्टेन जावा प्रोग्राम से यस टू एन एम्प्टी इनपुट। यहाँ पे भी यस और नो की बात हो रही है। ठीक है, जावा प्रोग्राम में कोई आपके पास है और एम्प्टी इनपुट अगर दे दो यस को आंसर देता है या नहीं देता। ठीक है, तो ये भी डिसीजन प्रॉब्लम हुई। ये यहाँ पे भी यस और नो में आंसर दिया जा रहा है बिकॉज इट आस्क्स फॉर यस और नो आंसर बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ Java program with a specific input empty input. ठीक, तो how many ways can the letter of the word triangle be arranged? यहाँ पे अगेन हाउ मैनी की बात हो रही है, तो हाउ मैनी मतलब इसमें काउंटिंग मतलब कितनी है। ठीक है, तो लेटर जो है वो अरेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, इस लेटर से कितने वेज जो है उसको अरेंजमेंट की जा सकती है। तो ये काउंटिंग प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें क्या पॉसिबल अरेंजमेंट की बात हो रही है कि कितने पॉसिबल अरेंजमेंट कर सकते हैं। टास्क फॉर द total number of possible arrangements of the letters in word triangle, it's concerned with the quantity of the arrangements. ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे ये भी काउंटिंग प्रॉब्लम बनती है। नेक्स्ट, ये नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, ई पार्ट है और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। एंड क्वींस प्रॉब्लम, क्वींस एन आपके पास है। ठीक है, प्रॉब्लम वेयर द गोल इज टू प्लेस 8 queens, 8 queens ऑन द चेस बोर्ड। चेस बोर्ड पे 8 जो क्वींस हैं उनका गोल उसको जो है वो गोल इस तरह से रखना है सच दैट उनको ऐसे अरेंज करना है नो क्वीन अटैक्स ईच अदर। इस तरह से अरेंज करना है कि कोई क्वीन जो है वो दूसरे को अटैक न कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर बनता है वो सर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा गोल है कि प्लेसमेंट हमने फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे एन क्वीन प्रॉब्लम है आपके पास, 8 क्वींस आपके पास ऐसी हमने सर्च करना है कि फाइंड करना है कि 8 क्वींस ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी एक दूसरे को अटैक न कर पा रही हो। तो यहाँ पे सर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, because it asks you to find a valid arrangement search of queens on the chessboard that meets the given criteria, no attacks. ठीक है, यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट हमने फाइंड करनी है कि कोई अटैक ना हो सके। In this case, the search space in all possible placements of queens and the search aim to find a configuration that satisfied the no attacking condition. So आपको इसकी भी समझ आ चुकी है। तो हमने वो पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है, वो चीज को अरेंजमेंट फाइंड करनी है कि जिसमें ऐसी क्वींस की अरेंजमेंट होनी चाहिए 8 क्वींस की कि कोई भी एक दूसरे को अटैक ना कर पाए। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड हम वहां चलते हैं। स्टूडेंट हैज टू टेक वन कोर्स ऑफ फिजिक्स, एक कोर्स फिजिक्स के लिए वो ले रहा है, वन ऑफ साइंस एक कोर्स साइंस के लिए ले रहा है, वन ऑफ मैथमेटिक्स एक कोर्स मैथमेटिक्स के लिए ले रहा है। स्टूडेंट ही मे चूज वन ऑफ 3 फिजिक्स कोर्सेज, तीन एक में से जो है वो 3 फिजिक्स कोर्सेज वो चूज कर रहा है, वन ऑफ 2 साइंस कोर्सेज, 2 साइंस कोर्सेज में से 2 जो है वो चूज कर रहा है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में से जो कोर्सेज है उनमें से भी 2 चूज करता है। ठीक है, तो आपने पॉसिबिलिटीज यानी कि हाउ मेनी वेज मैथ जो अरेंजमेंट्स हैं वो बतानी है कि एक स्टूडेंट जो है वो 3 कोर्सेज किस तरह से कितने आपके पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं, मेथड बनते हैं, तरीके बनते हैं कि ये 3 कोर्सेज जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो आइए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट जो है वो चूज कर रहा है 1 फिजिक्स कोर्स इन 3 वेज, P1, P2 एंड P3। ये 3 तरीकों से 3 जरिए से अरेंजमेंट उसकी बनती है कि वो फिजिक्स का कोर्स जो है वो ले सकता है। ठीक है, और स्टूडेंट एक जो साइंस का कोर्स है वो 2 वेज से ले सकता है, और जो आपके पास मैथमेटिक्स है कोर्स है वो 2 वेज से वो भी 2 वेज से ले सकता है, 1 and 2। ठीक है, तो इस तरह से since these choices are independent of each other, we can multiply the number of ways to make each choice to find the total number of possible selections।
क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए हम सिंपल जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में इसको। 3 आपके पास फिजिक्स के लिए है, 2 आपके पास जो है वो साइंस के लिए है, इसी तरह से 2 आपके पास मैथमेटिक्स के लिए हैं, 3 2 जार 6 और 6 2 जार 12। तो ये 12 आपके पास आंसर आ जाता है। 12 वेज हैं कि स्टूडेंट जो है वो 3 कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? क्रिएट एन IPO chart which will accept the ages of 4 boys की ages को accept करता है। एक IPO chart आपको क्रिएट करना है and calculate their total age, और उसकी टोटल एज एंड एवरेज एज जो है वो कैलकुलेट करनी है। द प्रोग्राम मस्ट डिस्प्ले द बोथ टोटल एज एंड एवरेज एज। टोटल एज और एवरेज एज जो भी प्रोग्राम बनाया जाए वो ये दोनों ही कैलकुलेट करके दे। तो ये आपके पास जो है वो चार्ट है। इसमें क्या है कि इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट में एज ऑफ बॉय 1, इंटीजर में आपने एजेस जो है वो देनी है। जैसे बताइए इंटीजर में ये होती है, एज 1 आ जाएगा, एज बॉय 2 के लिए एज 2 आ जाएगा, बॉय 3 के लिए एज 3, बॉय 4 के लिए एज 4 आ जाएगा। तो प्रोसेस में क्या करना है? कैलकुलेट द टोटल एज by adding the ages of all 4 boys। एज 1 एज 2 एज 3 एज 4 को आप ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो टोटल एज आ जाएगी। उसके बाद एवरेज आपने अगर निकालना है तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल एज डिवाइडेड बाय 4 भी आप कर सकते हैं, और एज 1 प्लस एज 2 प्लस एज 3 प्लस एज 4 डिवाइड बाय 4 भी किया जा सकता है। उसके बाद डिस्प्ले करना है आउटपुट। तो डिस्प्ले टोटल एज ऑफ 4 बॉयज की टोटल एज। तो टोटल एज में जो भी आंसर आएगा वो डिस्प्ले होकर आ जाएगा, और एवरेज एज जो है वो एवरेज एज में यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आईपीओ चार्ट ही है। क्रिएट एन आईपीओ चार्ट ऑफ अ सिनेरियो दैट अलाउज द यूजर टू एंटर इनटू नंबर्स। आईपीओ चार्ट का सिनेरियो इस तरह से होना चाहिए कि दो आपके पास नंबर जो है वो एंटर होने चाहिए। द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इज आइदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं, एंड अकॉर्डिंगली द आउटपुट शुड बी गिवन टू द यूजर। आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी यूजर को। ठीक है। यूजर के लिए आउटपुट डिस्प्ले होनी है, और यूजर ने एंटर करने हैं नंबर्स, और उन नंबर्स का जो है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको निकाल के दे। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर आ जाएगा F1, यहाँ पे हम कर सकते हैं, और सेकंड नंबर आपके पास F2 हो सकता है, और उसके बाद सेकंड नंबर मतलब N2 हो सकता है। फर्स्ट नंबर N1, सेकंड नंबर N2। ठीक है। ऑपरेशंस जो परफॉर्म होने हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन का होना है। ठीक है। ये करेक्टर्स में आएंगे आपके पास। करेक्टर डाटा टाइप में ये जो है वो स्टोर होगा, ये न्यूमेरिक में होगा। ठीक है। ये दोनों के दोनों न्यूमेरिक नंबर्स में यानी कि शो हो डिस्प्ले किए जाएंगे नंबर्स। और वैलिडेट द इनपुट। इनपुट वैलिडेट करानी है। चेक इफ बोथ एंटर वैल्यूज आर नंबर्स। नंबर्स अगर एंटर किए गए हैं ये चेक करना है। चेक इफ द ऑपरेशन एंटर्ड इन वन ऑफ द प्लस माइनस ऑपरेशन। उसके बाद एंटर करवाना है यूजर ने। ठीक है कि क्या वो करना चाहता है, प्लस करना चाहता है, माइनस करना चाहता है, मल्टीप्लाई करना चाहता है, गेन करना चाहता है, क्या करना चाहता है। ठीक है। बारी बारी वो ये एंटर करता जाएगा। उसके बाद इफ इनपुट इज वैलिड। इनपुट अगर वैलिड हो चुकी है तो परफॉर्म क्या करेगा? जो भी चूजन ऑपरेशन होगा, यानी कि अगर प्लस होगा तो N1 प्लस N2 आ जाएगा, और अगर माइनस किया होगा तो N1 माइनस N2 आ जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई का जो है वो चूज किया होगा उसने तो N1 इंटू N2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, और डिवाइड में N1 डिवाइडेड बाय N2 आ जाएगा। ठीक है। इनपुट अगर आपके पास इनवैलिड उसने यूजर ने and 2 एंटर should किया तो not equal डिस्प्ले to एन 0. एरर मैसेज। एरर मैसेज इनवैलिड इनपुट या डिस्प्ले द इस तरह का रिजल्ट कोई ऑफ मैसेज ऑपरेशन डिस्प्ले के जो है ऑन वो टू आ जाना नंबर्स। चाहिए। दो ठीक हो गया। नंबर्स के लिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए वो आ जाएगा, मतलब ऐड किया है तो ऐड का आंसर आ जाएगा। माइनस के लिए सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का वो आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर आ जाएगा, और डिवाइड के लिए उसका भी आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। इफ द इनपुट वाज इनवैलिड डिस्प्ले एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग द इशू। इनवैलिड यहाँ पे जो है एरर मैसेज डिस्प्ले होके आ जाएगा। ठीक है। ऑपरेशन जो भी चूज होंगे एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका क्या है? आउटपुट द आपके पास आ चाइल्ड जाएगा और वांट्स टू इनवैलिड मैसेज आ जाएगा। प्लान अ पार्टी, बर्थडे पार्टी फॉर देयर फ्रेंड। अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो बर्थडे पार्टी प्लान करना चाहता है। ठीक है।
अपने फ्रेंड्स के लिए, तो आपने RPO चार्ट जो है वो ड्रॉ करना है। इसके लिए ये आपके पास RPO चार्ट है, इसमें इनपुट हमने क्या देनी है, फ्रेंड्स के नेम और मतलब कितने फ्रेंड्स है वो भी आप मेंशन कर सकते हो, वो जो है वो इंटीजर्स में आ जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स नेम स्ट्रिंग्स में, ठीक है। और उसके बाद बजट फॉर पार्टी, बजट क्या होना चाहिए पार्टी के लिए, वो नंबर्स में आएगा, नंबर्स में होती है। गेस्ट लिस्ट आपके पास आ जाएगी, नेम आपने देना है या नंबर ऑफ गेस्ट बताने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गेस्ट इसमें इंटीजर्स में आएगा, और लिस्ट ऑफ नेम्स के केस में स्ट्रिंग में आ जाएगा, ठीक है। डिजायर्ड पार्टी थीम क्या होनी चाहिए, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद प्रेफर्ड लोकेशन क्या होनी चाहिए। इसके अलावा आप जो है वो इसमें और भी मजीद ज़्यादा ऐड कर सकते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो उसकी डेट क्या हो, ठीक है। पार्टी की डेट क्या होगी, इसके अलावा जो है वो पार्टी की ड्यूरेशन क्या होगी, ठीक। तो ये भी मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, वेन्यू सिलेक्शन होगी, प्रेफरेबल लोकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, अवेलेबिलिटी एंड प्राइसिंग बेस्ड ऑन गेस्ट लिस्ट साइज एंड बजट, ठीक है। गेस्ट लिस्ट की साइज और बजट के बेस पे जो अवेलेबिलिटी और प्राइसेस वगैरह डिस्कस की जाएंगी। नो लोकेशन प्रेफरेंस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल वेन्यूज बेस्ड ऑन बजट, बजट के बेस पे जो है वो डिस्कस किया जाएगा वेन्यू नो लोकेशन के केस में। गेस्ट लिस्ट साइज क्या है और थीम क्या है जो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। एक्टिविटी प्लान किया जाएगा। उसके बाद एक्टिविटी प्लानिंग में क्या होगा कि बेस्ड ऑन ग्रुप एज ऑफ गेस्ट एंड थीम, ग्रुप एज और गेस्ट की बेस पे एक्टिविटीज प्लान की जाएंगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज होंगी, ड्रिंक्स एनवायरनमेंट डिसाइड किया जाएगा। कंसीडर बजट एंड गेस्ट प्रेफरेंस व्हेन डिसाइडिंग ऑफ फूड एंड ड्रिंक जो है जाहिर सी बात है बजट और गेस्ट की प्रेफरेंस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। इनविटेशन जो है वो डिज़ाइनर और परचेज इनविटेशन विद फ्रेंड्स नेम और पार्टी डिटेल्स यानी कि डेट टाइम और लोकेशन के बारे में जो है वो बता के यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग में रखी जाएगी इनविटेशन की, ठीक है। इनविटेशन कार्ड वगैरह की, ठीक है। इंफॉर्मेशन रेस्ट इंफॉर्मेशन बाकी जो है वो दी जाएंगी। इसके अलावा डेकोरेशंस हैं, डेकोरेशंस की बात करें तो चूज डेकोरेशन दैट मच मैच द पार्टी थीम, ऐसी डेकोरेशन जो कि पार्टी थीम को मैच करी हो एंड फिट द वेन्यू को फिट करती हो, उस तरह का हम डेकोरेशन जो अरेंज करेंगे, यहाँ पे डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये वो जो है वो चूज किया जाएगा। उसके अलावा आउटकम्स में क्या जाता है, पार्टी प्लान समरी यानी कि फाइनलाइजिंग डिटेल क्या है कि फ्रेंड्स का नेम और पार्टी जो है वो आउटपुट में आएगी। फ्रेंड्स नेम आपके पास डिस्प्ले होंगे एंड बर्थडे, ठीक है। फ्रेंड्स जो जिनके लिए पार्टी अरेंज की गई है उनके नाम होंगे, ठीक है। और साथ में क्या होगा, बर्थडे उनकी होगी, डेट बर्थ की जो होगी वो मेंशन हो जाएगी। डेट जो आपकी पार्टी की डेट है, लोकेशन है और टाइम है वो यहाँ पे मेंशन होगा, डिस्प्ले होगा, आउटपुट में आएगा। गेस्ट लिस्ट आपके पास आ जाएगी, आउटपुट में नेम और नंबरिंग दोनों देना चाहिए, दोनों में से कोई एक, तो उस हिसाब से थीम यहाँ पे जो एप्लीकेबल है वो डिस्प्ले होगा। एक्टिविटीज डिस्प्ले होंगी और उसके अलावा फूड एंड ड्रिंक मेन्यू डिस्प्ले होगा। डेकोरेशंस प्लान क्या किया था वो डिस्प्ले होगा और बजट ब्रेक डाउन जो था वो डिस्प्ले होके आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है जी, ये आपके पास नेक्स्ट पार्ट है उसी क्वेश्चन का, राइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग उस पार्टी के हिसाब से जो है वो आपने बतानी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो है वो मेंशन करनी है जो हमने पढ़ी थी, डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सारी जो है वो उस पार्टी को मतलब ध्यान में रखते हुए ये आपने बताना, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं। द चाइल्ड्स बर्थडे जो बर्थडे अरेंज वो कर रहा है, पार्टी प्लानिंग सिनेरियो डिटरमिन सेवरल की प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग। डीकम्पोजिशन में क्या है, अगर चाइल्ड ब्रेक्स डाउन द कॉम्प्लेक्स टास्क ऑफ प्लानिंग पार्टी को जो कॉम्प्लेक्स है टास्क है प्लानिंग की उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करेगा, ठीक है। मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करेगा यानी कि उसके वेन्यू सिलेक्शन अलग एक्टिविटी बन जाएगी, एक्टिविटी प्लानिंग और फूड ड्रिंक्स अलग से जो है वो आपके पास सब पार्ट बन जाएगा, सब प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। इनविटेशन जो देनी है वो, डेकोरेशन और उसकी थीम वगैरह ये इसमें आ जाएगी डेकोरेशन में, ठीक है। तो ये सब
प्रॉब्लम्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। आगे एब्स्ट्रैक्शन है, चाइल्ड माइट क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टी लाइफ, मतलब उसमें माइंड मैप बना रहे हैं, चेक लिस्ट बना रहा है, ठीक है, टू कीप ट्रैक ऑफ डिटेल्स एंड एंश्योर ऑल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड। रफ जो है वो मैप बनाता है अपने माइंड में, या चेक लिस्ट क्या लिखता है मतलब पेपर में, ठीक है। तो ये रफ से ही काम है, एब्स्ट्रैक्शन कर रहा है। पैटर्न रिकॉग्निशन में क्या आ जाएगा कि चाइल्ड में रिकॉग्नाइज patterns from past parties or use existing parties theme to guide their planning। कभी उसने जो है वो पार्टी एंजॉय की हो किसी दोस्त वगैरह की, तो वहां से भी हेल्प गाइडलाइन ले सकता है, ठीक है, हेल्प ले सकता है। या एग्जिस्टिंग पार्टी यूज की थी तो उसमें से थीम चूज कर सकता है, ठीक है, या फ्रेंड्स वगैरह से जो है वो डिस्कस कर सकता है। ये पैटर्न तो सेम ही बनेगा ना, यही चीजें होती है हर जो आपके पास बर्थडे पार्टी होती है उसमें, ठीक है। तो जो फ्रेंड्स हैं या जो भी जिससे भी वो डिस्कस करना चाहे उससे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो आपने किस तरह की पार्टी जो है अरेंज की थी, एल्गोरिथमिक डिजाइन में क्या आएगा, the child develops a sequence of steps algorithm to follow for planning the party। पार्टी को प्लान करने के लिए जो sequence of steps हैं वो this could involve researching available venues, creating a guest list, brainstorming activities, and comparing options based on the budget and preferences। तो इस तरह से जो है वो एल्गोरिथम डिजाइनिंग होगी, ठीक है। तो होप्स आपको इसकी जो है वो समझ आ चुकी है। ये आपका था लेक्चर, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, ठीक। तो अब यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी आपको समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।